छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों हमारा प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत मैंने संधि के 3 प्रकार बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो अब नंबर 3 पर हमारी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 5 प्रकार होते हैं। विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं? विसर्ग संधि के 5 प्रकार होते हैं। विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं? विसर्ग संधि हम उस संधि को कहते हैं जिस संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि जो ये हमारे विसर्ग हैं इनका लोप हो जाता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, यानी कि विसर्ग के स्थान पर जब विसर्ग आते हैं उसके स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह हमारी विसर्ग संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं रामस चलती। रामस चलती क्या आ जाएगा हमारा? रामस चलती। रामस चलती में जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो होगा रामः प्लस चलती। क्या हो जाएगा? रामः प्लस चलती। जैसा कि इसके नाम से है कि इसमें क्या है कि विसर्ग हो जाता है, यानी कि हमारा कोई भी वर्ण होता है उसको विसर्ग हो जाता है। जैसे हमारा ये सकार है, इसको क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा राम चलती। और फिर हमारा विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? सकार आने से क्या बन जाएगा? रामस चलती। तो इसके विस्तृत रूप को देखने के लिए हम सबसे पहले इसका देखते हैं। जो पहली प्रकार हमारा संधि का होता है वह क्या होता है? सत्व विसर्ग संधि। कौन सी होती है? सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का सूत्र होता है विसर्जनीय यसा सा। विसर्जनीय यसा सा। इसमें क्या है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। इसका अर्थ क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। खर प्रत्याहार परे रहते। खर प्रत्याहार में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबसे पहले मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे, तो प्रत्याहार से संबंधित मैंने बताया था कि कितने प्रत्याहार 42 हमारे प्रत्याहार होते हैं और उसमें हमारा एक प्रत्याहार होता है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में क्या आता है? ख फ छ ठ थ च ट त क प स स तीनों सकार आते हैं, दंतीय, तालव्य और मूर्धन्य। तो खर प्रत्याहार परे रहते, यानी कि विसर्जनीय यश सा का अर्थ क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है, खर प्रत्याहार परे रहते। और खर प्रत्याहार को एक तरह से हम देखा जाए तो इसमें क्या है कि विसर्ग सत्व विसर्ग संधि का यदि हम अर्थ लें सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वो भी हम खर प्रत्याहार भी कह सकते हैं और वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे ख और का वर्ग का क्या है? पहला और दूसरा वर्ण है। फ छ ठ थ च ट त ट और ठ ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। च और छ वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। त और थ वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। और तीनों सकार, या तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ले ले या फिर हम खर प्रत्याहार परे रहते, यानी कि विसर्जनीय यश सा सूत्र का अर्थ क्या है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है, खर प्रत्याहार परे रहते। तो छात्रों मैंने प्रत्याहार के विषय में आपको बताया था, तो सबसे पहले जरूरी कि आप 14 महेश्वर सूत्र याद करेंगे और उसके पश्चात खर प्रत्याहार याद होगा तो ही आपकी व्याकरण इजी आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि हमारे महेश्वर सूत्र ही हमारी जो संस्कृत व्याकरण है उसका आधार माने गए हैं और 14 प्रत्याहार जो हमारे हैं वो भी हमारे इन्हीं से संबंधित हैं। तो इसलिए छात्रों अपने 14 महेश्वर सूत्र और खर प्रत्याहार यानी कि जो हमारे 42 प्रत्याहार हैं
उनको पहले अच्छे से अच्छी प्रकार से रिवीजन करें, और उसके पश्चात जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारी संधि विच्छेद, समास या फिर आपके अलंकार, ये सब चीज़ें आपके लिए इजी होती चली जाएंगी। तो हम पहले संधि पर चर्चा करते हैं, सतु विसर्ग संधि। तो सत विसर्ग संधि में मैंने आपको बताया कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं रामस्त्राते। क्या लेते हैं? रामस्त्राते। जैसे उदाहरण हमारा हो जाएगा रामस्त्राते। अब इसमें क्या है कि रामस्त्रायते, सॉरी रामस्त्रायते, त्राते भी लिख सकते हैं और त्रायते भी। अब यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय हमारा क्या होगा? रामः प्लस त्राते, रामः प्लस त्रायते। अब हमने इसका संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद के अनुसार मैंने आपको क्या बताया है? विसर्ग और सकार, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि विसर्जनीय यस्सा, इस सूत्र के अनुसार क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। कैसे? खर प्रत्याहार परे रहते। अब इसमें आप देखिए, विसर्ग के स्थान पर खर प्रत्याहार परे रहते, इसमें क्या है? रामस्त्रायते। तो हम जब संधि विच्छेद करेंगे कि क्या हो जाएगा? रामः प्लस त्रायते, क्योंकि जो हमारा सकार है उसको क्या हो जाएगा? उसको हमारा विसर्ग हो जाएगा। जब उसको विसर्ग हो जाएगा तो उसके पश्चात विसर्जनीय यस्सा, इस सूत्र से खर प्रत्याहार परे रहते विसर्ग को सकार हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? रामस्त्रायते, यानी कि विसर्ग को क्या हो जाएगा? हमारा सकार हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? रामस्त्रायते। क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा कोई सा भी सकार आए, चाहे मूर्धन्य आए, चाहे तालव्य आए, और चाहे हमारा दंत्य सकार आए, इनको क्या होना है? इनको विसर्ग ही होना है। नेक्स्ट उदाहरण, हम एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट उदाहरण हमारा क्या है? अभी मैंने इससे पहले आपको एक उदाहरण बताया था, जो जब हमने संधि रामस चलती, क्या बताया था मैंने? रामस चलती। रामस चलती में क्या बताया था मैंने? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रामः प्लस चलती, रामः प्लस चलती। उसी सूत्र के अनुसार कि विसर्ग परे रहते, विसर्ग जो है उसके स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते। अब खर प्रत्याहार परे हमें ये देखना है कि क्या हमारा इसके बाद में खर प्रत्याहार आता है। तो खर प्रत्याहार में चय है, सबसे पहले भी चीज को देखेंगे। तो हमारा खर प्रत्याहार में देखो चय है, ख फ छ ठ थ और च। तो यहाँ पर क्या है? च, यानी कि खर प्रत्याहार परे क्या है? हो जाएगा कि खर प्रत्याहार परे विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। इन विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार आदेश हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा रामस चलती। एक उदाहरण हम और लेते हैं संधि को अच्छी प्रकार से समझने के लिए। कश्चिद का कौन सा उदाहरण लेते हैं? कश्चिद। जब हम कश्चिद का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा का प्लस चित। क्या हो जाएगा? का प्लस चित, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब फिर हम इसी चीज को दोहराएंगे कि विसर्जनीय यस्सा, यानी कि सत विसर्ग संधि क्या कहती है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते। विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते, यानी कि जो भी हमारा यहाँ व्यंजन आता है क्या वो खर प्रत्याहार में आता है? उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चा जो है हमारा खर प्रत्याहार में आया है, खा फा छा ठा था और चा,
यानी कि खर प्रत्याहार परे रहते। तो इसमें क्या है कि विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कश्चिद। एक उदाहरण और हम और देखते हैं जिससे अच्छी प्रकार समझ में आया आपको। रामस टीका, रामस टीका। रामस टीका। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या संधि विच्छेद बन जाएगा, रामस टीका का रामहा प्लस टीका। क्या बन जाएगा, रामहा प्लस टीका। अब इसमें देखिए कि मैंने आपको बताया है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। सकार केवल वो ही नहीं कि मैंने आपको इस सकार का उदाहरण बता दिया, फिर इस सकार का उदाहरण बता दिया कि ये नहीं, हमारा मूर्धन्य सकार भी आता है। दंत्य और तालव्य के सकार के साथ साथ मूर्धन्य सकार का भी प्रयोग किया जाता है। इस सकार को भी विसर्ग ही आदेश होगा। विसर्जनीय यस्सा, इस सूत्र के अनुसार विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते। अब खर प्रत्याहार में हमें देखना कि हमारा टा आया है या नहीं। जैसे खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, टा आया है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, खर प्रत्याहार हो गया। खर प्रत्याहार होने पर क्या होगा कि विसर्ग को सकार हो जाएगा। विसर्ग को कौन सा सकार हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा सकार है हमारा, यहाँ पर है मूर्धन्य सकार। कौन सा है, मूर्धन्य सकार। तो हमारा हो जाएगा रामस टीका। छात्रों, हमें केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते। यदि हमें खर प्रत्याहार का पता है कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और तीनों सकार आते हैं, कौन कौन से, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे एक मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य, ये तीन सकार होते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत। और खर प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो सत विसर्ग संधि का जो हमारा मेन अर्थ होता है वो क्या है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार परे रहते। यानी कि ये तीनों सकार जो है हमारे, यदि खर प्रत्याहार परे है तो इन तीनों सकार को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यानी कि इन तीनों सकार को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएंगे, खर प्रत्याहार परे रहते हैं। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या खर प्रत्याहार का कोई व्यंजन इसमें आया हुआ है। तो छात्रों, विसर्ग संधि के अंतर्गत मैंने 5 प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार में से आज हमने सत विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है विसर्जनीय यस्सा, इस विषय में आपको अच्छे से समझाया है। यदि इससे संबंधित, विसर्ग संधि से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विसर्ग संधि में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि खर प्रत्याहार परे रहते सकार को क्या होता है, विसर्ग हो जाता है। तो कोई भी आपकी इस संबंधी की ये चीजें समझ में नहीं आए कि सकार को विसर्ग कैसे हो रहा है या ये कैसे हो रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो छात्रों, इससे संबंधित हमारा दूसरा प्रकार जो आता है वो है ऋतु विसर्ग संधि। इसके विषय में चर्चा हम कल करेंगे। आप छात्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा में यदि मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें।